नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मनोबल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम अयोगवा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि अयोगवा का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, अयोगवा का अर्थ क्या होता है, अयोगवा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब अयोगवा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अयोगवा का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। अयोगवा शब्द अ धन योग धन वह से मिलकर बना है। और मैं आपको बताया भी था कि किसी भी शब्द के पहले यदि अ उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ होता है नहीं। योग का अर्थ होता है जुड़कर और वह का अर्थ होता है वहन होना या चलना। मतलब वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते, किनके साथ? स्वर और व्यंजन के साथ अयोगवाह कहलाते हैं। वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते, स्वर और व्यंजन के साथ अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह ना तो पूर्णतः स्वर होता है और ना ही पूर्णतः व्यंजन होता है, इसलिए इसे एक तृतीय श्रेणी अयोगवाह के रूप में रखा गया है। ठीक है, मतलब इनमें कुछ स्वर के अंश होते हैं और कुछ व्यंजन के अंश जरूर होते हैं, लेकिन अयोगवा ना तो पूर्णतः स्वर होता है ना ही पूर्णतः व्यंजन होता है, इसीलिए इसे एक थर्ड कैटेगरी तृतीय श्रेणी में रखा गया है, जिसको हम अयोगवा कहते हैं। दोस्तों, आज के क्लास का आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एक साफ सुथरा पूरा नोट्स आप लोगों को मैं आज के क्लास के बाद दे दूंगा। अब हम देखते हैं अयोगवाह के प्रकार कितने होते हैं और अयोगवाह से प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अयोगवाह के केवल दो प्रकार होते हैं। एक होता है अनुस्वार, जिसको हम अम बोलते हैं, और एक होता है विसर्ग, जिसको हम आहा बोलते हैं। यह क्वेश्चन पूछा भी है एडीईओ 2017 के एग्जाम में। चलिए, अब हम देखते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगे रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऐसे खड़े रहता है इसको हम बोलते हैं खड़ी पाई, और खड़ी पाई के ऊपर एक छत के जैसे रहता है इसको हम बोलते हैं शिरोरेखा, और शिरोरेखा के ऊपर जब बिंदु लगे रहता है इसी बिंदु को हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ वर्ण बना लेता हूं, जैसे ये का बना लिया, जैसे आ लिखा, आ में ये है खड़ी पाई और उसके ऊपर छत जैसे रहता है इसको बोलते हैं शिरोरेखा, और शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगे रहता है इसी को अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। ठीक है, अनुस्वार जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी है, हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, इसमें क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ तथ्य है, ये तथ्य लोगों को आप याद रखिए। मैं आपको बताया था कि अनुस्वार जो अयुग्वाह होता है वो पूर्ण रूप से ना ही स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, लेकिन मैं आपको यह भी बताया था कि अयुग्वाह में कुछ अंश स्वर का भी पाया जाता है और कुछ अंश व्यंजन का भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तथ्य आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार की ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से निकलती है। और अनुनासिक की ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकलती है, इसको भी याद रखिए। अच्छा, ये अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक मतलब होता है चंद्र बिंदु, जो हम लोग चंद्र बिंदु पढ़ते हैं उसी को ही अनुनासिक बोलते हैं। और अनुनासिक का तत्सम रूप ही अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार कहलाता है। अब ये तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूं। देखिए, तत्सम किसे कहते हैं? देखिए, जो संस्कृत का शब्द, संस्कृत का कुछ शब्दों का जो हम हिंदी में उपयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ शब्द जो विकृत होकर, जिसका रूप परिवर्तन होकर हिंदी में आया है, जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, जो अशुद्ध होता है उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द शुद्ध शब्द होता है, ये मूल भाषा का शब्द होता है, और तद्भव शब्द अशुद्ध शब्द होता है। ठीक है, तो देखिए, अनुनासिक शब्द का तत्सम ना, अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार होता है, ये याद रखेंगे, और अनुस्वार का तत्सम तद्भव रूप अनुनासिक होता है। मतलब किसी भी शब्द के ऊपर यदि आपको चंद्र बिंदु दिख जाए तो आप सीधा सीधा ये पहचान लोगे कि वो दिया गया शब्द प्रायः वो क्या है, तद्भव शब्द है। किसी भी शब्द के ऊपर यदि आपको चंद्र बिंदु दिख जाएगा तो आप पहचान लेना कि वो दिया गया शब्द संभवतः तद्भव शब्द है, और किसी भी शब्द के ऊपर यदि आपको ऐसे अनुस्वार दिख जाएगा तो आप पहचान लेना कि दिया गया शब्द संभवतः तत्सम शब्द है। ठीक है, जैसे अंगूर हो गया, अंगद हो गया, रंग हो गया इत्यादि। अब हम देखते हैं विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। विसर्ग मतलब ये आहा,
आहा की जो ध्वनि सुनाई देती है उसी को हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, विसर्ग जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती है, कंठ से संबंधित है। आप बोलिए ना आहा, तो आप देखोगे कि आपका कंठ में कंपन हो रहा है, मतलब आपका कंठ प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो देखिए विसर्ग जो है ये कंठ ध्वनि है, इसका संबंध कंठ वर्ग से है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, जो पिछले बार जो संपरीक्षक का एग्जाम हुआ था 2018 में, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर्ग के बाद आता है, स्वर के बाद आता है। ठीक है, अनुस्वार के बाद विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। देखिए दोस्तों, अयुग्मः क्या होता है, स्वर के बाद आते हैं। जैसे देखिए मैं यहां लिखा अ धन आहा, ये क्या बन गया, ये बन गया आहा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैं लिख दिया अ धन अम, ये क्या बन गया अम। ठीक है, तो जो ये है स्वर और ये है अयुग्मः। तो अयुग्मः क्या होते हैं, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं। ठीक है, अयुग्मः स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं, जिसको हम अभी पढ़े भी थे। ठीक है, यह व्यंजन है और इसका प्रयोग ह की तरह होता है। ठीक है, आप बोलो ना अह, ऐसे लगेगा ह का उच्चारण आपको सुनाई देगा, ह की ध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो जो विसर्ग है उसको हम उच्चारित करते हैं तो हमको हल्का हल्का ह जैसे सुनाई देता है। नमः ना, जैसे मैं बोलूंगा प्रातः, ह की ध्वनि आपको सुनाई देगी। संस्कृत में इसका काफी प्रयोग होता है, विसर्ग का प्रयोग काफी संस्कृत में होता है। हिंदी में इसका अभाव होते जा रहा है, मतलब इसका यूज कम होते जा रहा है। किंतु तत्सम शब्द, तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत के शब्द है, में इसका प्रयोग आज भी जारी है। जैसे मनः कामना, पयः पान, दुख, नमः, प्रातः इत्यादि। अब हम देखते हैं अयोग्वाह। अयोग्वाह की सदैव दो मात्राएं मानी जाती है। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको किसी भी शब्द में यदि अम दिख गया या आह दिख गया तो इसके हमको दो मात्रा गिनना है। ठीक है, जब मैं आप लोगों को मात्रा गिनना सिखाऊंगा तो मैं आपको फिर से वहां बहुत अच्छे से बताऊंगा कि जब भी हमको किसी भी शब्द में अम दिख गया, आह दिख गया, तो इसका दो मात्रा हमको लेना है। यदि अनुस्वार और विसर्ग किसी वर्ण पर लगा हो तो उसकी दो मात्राएं मानी या गिनी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं जब आपको इसके पहले क्लास में स्वरों के भेद पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को केवल इतना ही बताया था कि अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, एक अनुनासिक स्वर होता है और एक निम्नुनासिक स्वर होता है। और इसके बारे में केवल एक बेसिक जानकारी ही मैं आपको दिया था, और मैं आप लोगों को बोला था जब मैं अयोग्मः पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। देखिए, किसी भी स्वर वर्ण के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लग जाए ना, मैं आपको भी बताया कि जो चंद्र बिंदु होता है ये अनुनासिक की पहचान होती है ना, ये अनुनासिक वो होता है चिन्ह। ठीक है, किसी भी स्वर वर्ण के ऊपर यदि अनुनासिक चिन्ह लग जाए तो वो अनुनासिक स्वर कहलाता है। और किसी भी स्वर वर्ण के ऊपर, देखो 11 स्वर्ण होता है, 11 स्वर वर्ण होते हैं, 11 स्वर वर्णों के ऊपर किसी के भी ऊपर यदि हम चंद्र बिंदु ना लगाएं तो वो कहलाएगा निम्नुनासिक स्वर, मतलब अनुनासिक रहित स्वर। और इन 11 स्वरों के ऊपर किसी में भी यदि हम अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु लगा दें तो वो अनुनासिक स्वर कहलाएगा। चाहे आप आ बोलो, चाहे आ बोलो ना, चाहे उसके आगे कोई भी बोलो, 11 स्वरों के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लग गया तो अनुनासिक स्वर, 11 स्वरों के ऊपर यदि चंद्र बिंदु नहीं लगा तो वो निम्नुनासिक स्वर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अनुनासिक चंद्र बिंदु, इसी को बोलते हैं विकसित स्वर। ठीक है, देखिए अनुनासिक हम पहचान लिए, क्यों अनुनासिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग मुंह और नाक दोनों से होता है। चंद्र बिंदु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चंद्र के समान दिखता है और इसमें बिंदु लगे रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग चंद्र बिंदु बोलते हैं। विकसित स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मूल भाषा का नहीं है, संस्कृत भाषा का नहीं है, इसका विकास करने का श्रेय हमारे हिंदी भाषा वैज्ञानिकों को है, इसीलिए इसको विकसित स्वर बोलते हैं। ये होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अनुनासिक स्वरों का सरल नाम है चंद्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, देख चुके हैं, चंद्र बिंदु संस्कृत का नहीं है, इसका विकास और विकसित करने का श्रेय हिंदी भाषा वैज्ञानिकों का ही है, इसलिए इसे विकसित स्वर कहते हैं। इसको भी देख लिए, इसका प्रयोग उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह और नाक दोनों से बाहर आती है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, प्राणवायु क्या होता है दोस्तों, जब हम कुछ बोलते हैं तो आवाज तो बाहर निकलती ही है, आवाज के साथ साथ कुछ हवा भी बाहर निकलती है, उसी हवा को प्राणवायु कहते हैं। और कुछ देखते हैं अनुनासिक स्वर चंद्र बिंदु के बारे में।
अनुनासिक ना अनुस्वार, मैं आपको पिछले बार अभी थोड़ी देर पहले बताया भी मैं, अनुस्वार मतलब होता है अम का तद्भव रूप अनुनासिक होता है। ठीक है, नोट, किसी भी शब्द के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगी हो तो वो निश्चित रूप से तद्भव में गिना जाएगा। ये भी मैं आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। मैं आपको क्या बताया कि किसी भी शब्द के ऊपर यदि ऐसे चंद्र बिंदु लगे रहे ना, चंद्र बिंदु लगे रहे तो ये शब्द कौन सा शब्द कहलाएगा, ये शब्द कहलाएगा तद्भव शब्द कहलाएगा। मतलब ये बहुत अच्छा चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप तत्सम तद्भव आसानी से पहचान सकते हो कि किसी भी शब्द के ऊपर यदि आपको चंद्र बिंदु दिखे तो आप सीधा पहचान लेना कि दिया गया शब्द तद्भव शब्द है, और किसी भी शब्द के ऊपर यदि ऐसे बिंदु लगे रहे ये वाला अनुस्वार वाला तो आप समझ जाना कि वो शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण है आंख, हंसना, पूंछ। ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के नहीं हैं, ये बाद में विकृत होकर हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। ये शब्द होते हैं तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्नुनासिक के बारे में भी मैं अभी आपको बताया कि यदि 11 स्वरों में ना, यदि 11 स्वरों में किसी में भी बिना ऊपर कोई चिन्ह या बिंदु लगाए लिख दिया जाए तो वो निर्नुनासिक कहलाता है, अर्थात अनुनासिक रहित स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले, ठीक है, हम जो स्वर बोलते हैं उसमें हवा केवल मुंह से निकलता है, लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, हवा मुंह से भी निकलता है और नाक से भी निकलता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले उसे हम मौखिक या निर्नुनासिक कहते हैं। मतलब जो सिंपल जो स्वर होते हैं ना उसी को हम बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर। ठीक, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर ध्वनि को निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे सबके बारे में। चलिए, यदि किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिए जाए तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, इसको हम लोग देख लिए। ये अनुनासिक स्वर कहलाएंगे, और जिन स्वरों के ऊपर यदि चंद्र बिंदु नहीं लगा है तो उसे हम निर्नुनासिक स्वर कहेंगे, इसको भी हम लोग देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है सम परीक्षा का, जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा है 2018 में, कौवे या अली जिह्वा के आधार पे स्वरों के दो भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा था कि कौवे या अली जिह्वा के आधार पे स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आंसर है यहाँ इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है मौखिक या निर्नुनासिक स्वर और दूसरा होता है अनुनासिक स्वर। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्या पता ये क्वेश्चन अगले बार फिर से रिपीट हो जाए, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक नए स्वरों के बारे में देखते हैं ना। ये सब चीज को मैं अयोगवाह में क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं अयोगवाह में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये सब भी चीज अयोगवाह से मिलते जुलते चीज है। मतलब ये वर्ण अयोगवाह से मिलते जुलते हैं, चाहे आप अनुनासिक को देखो चाहे ये आगत स्वर को देखो, उससे आपस में मिलजुल रहे हैं। देखिए इसको आगत स्वर बोलते हैं। आगत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये संस्कृत का नहीं है ना, ये भी अनुनासिक की तरह ये भी संस्कृत का नहीं है, इसका विकास भी हिंदी भाषा के वैज्ञानिकों ने किया। इसका विकास क्यों किया, देखिए कुछ अंग्रेजी शब्द को बोलने में ना, जब कुछ अंग्रेजी शब्द हम बोलते हैं तो जब उसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो उसका वर्ण हमको नहीं मिलता। जैसे मैं बोला ऑल, ऑल, अगर ऑल को अगर मेरे को देवनागरी लिपि में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं आल लिखूंगा। यहाँ कुछ थोड़ी ना मिल रहा है, अपने पास कुछ मिल रहा है क्या, ऑल के लिए थोड़ी मिल रहा है। तो हिंदी भाषा वैज्ञानिक लोग सोचे कि ऑल लिखने के लिए इस प्रकार से अर्धचंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये ऑल कहलाएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा वैज्ञानिक एक नया वर्ण का जब जन्म दिए, एक नया चिन्ह का जन्म दिए जिसको हम आगत स्वर कहते हैं। आगत मतलब बाहर से आया हुआ, ये अंग्रेजी विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसे विदेशी स्वर भी कहा जाता है, इसको विदेशी स्वर कहा जाता है क्योंकि इस विदेशी स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा को के कुछ शब्दों को अगर हम हिंदी में लिखना रहता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको विदेशी स्वर कहा जाता है। इसको मेहमान स्वर बोलते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, बाहर से अपनाया गया है ना। हालांकि हिंदी भाषा वैज्ञानिकों ने अपनाया है, लेकिन बाहर के शब्द आए हैं उनके लिए अपनाया गया करके मेहमान स्वर। ग्रहित स्वर मतलब इसको ग्रहण किया गया है। आदि चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु बोलते हैं, चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं, और आदि चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसको। ठीक है, आगत स्वर ये वृत्ताकार स्वर है, मैं आपको बताया था वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। जब मैं आपको पढ़ाया था स्वर में, स्वर के प्रकार में, तब मैं वहां भी बताया था कि ये अवृत्ताकार स्वर होता है, आगत स्वर। जैसे ऑल बोलना है,
ऑर्केस्ट्रा बोलना है ना, और ऑस्कर बोलना है, ठीक है, वो सब बोलने के लिए हम आदि चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु या आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन अयुग्वा से रिलेटेड आए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अयुग्वा किसे कहा जाता है, चलिए देखते हैं। पहला है संयुक्त व्यंजन, गलत। दूसरा है विसर्ग। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया अयुग्वा कितने प्रकार के होते हैं। अयुग्वा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग, ठीक है। अयुग्वा दो प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अयुग्वा कौन सा है? ऑप्शन ए विसर्ग, ये अयुग्वा है, ठीक है, ये विसर्ग अयुग्वा है, ठीक है, आंसर मिल गया। देखिए दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। चलिए और देखते हैं। अयुग्वा वर्ण का उदाहरण है, देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये उदाहरण है, ठीक है। अम और आहा क्या होता है? अयुग्वा वर्ण के उदाहरण है। ये ADEO 2017 में एग्जाम हुआ था, वहां ये क्वेश्चन पूछा है। अयुग्वा के अंतर्गत अम आता है और आहा आता है को रखा जाता है, और अम और आहा क्रमशः अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयुग्वा वर्ण कौन से हैं? देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयुग्वा वर्ण हैं अम और आहा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ना ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए देखिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही उठाया हमें। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक में आपको बताया ना, जो चंद्र बिंदु वाला होता है, इसका संबंध किससे होता है? केवल नाक से, गलत। केवल मुंह से, गलत। ऑप्शन सी, नाक और मुंह दोनों से होता है। और अनुस्वार का संबंध केवल और केवल नाक से होता है, अनुस्वार का संबंध केवल नाक से होता है, और अनुनासिक का संबंध मुंह और नाक दोनों से होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना। देखिए, वर्ग का पंचमा अक्षर गलत, वर्ग का तृतीय अक्षर गलत, वर्ग का चतुर्थ अक्षर गलत, वर्ग का पंचमा अक्षर ना। देखिए, जो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, देखिए ये सब चीज मैं इस क्लास के बाद में आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। आप जानते होंगे या जान लीजिए यहाँ कि क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है, ठीक है। और देखिए, ये पांचों वर्ग में के अंतर्गत 5 अलग अलग प्रकार के श्रेणियां होती है, ठीक है। तो देखिए, क वर्ग का जो पंचम होता है वो होता है अंगा। च वर्ग का जो पंचम होता है चा छा जा जा निया। ट वर्ग का जो पंचम होता है टा था दा दा अणा। टा ठा डा ढा अणा। ता था दा धा ना होता है पंचमा अक्षर, और प का क्या होता है? माँ होता है, पा फा बा भा मा, ठीक है। तो देखिए, ये जो पंचमा अक्षर होता है, इसकी जो ध्वनि होती है वो मतलब वो कहाँ से निकलती है? वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कहलाती हैं पंचमा अक्षर वाले, ठीक है। जो पंचमाक्षर जो होते हैं ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको पंचमा अक्षर इसके बारे में पूरा विस्तार से समझाऊंगा, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब चीज मैं आप लोगों को इसके बाद वाले व्यंजन वाले क्लास में पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।